हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं दिनेश आपका शशांक आईएएस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपके लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसको संसद कहा जाता है। यानी वर्तमान में मैं पार्लियामेंट पढ़ा रहा हूं, संसद पढ़ा रहा हूं और संसद के बारे में हमने बताया। सबसे पहले हमने राज्य के 3 स्तंभ बताए, सरकार के 3 स्तंभ बताए, सरकार की 3 संस्थाएं बताई, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों का वर्गीकरण किया और उसके बाद विधायिका यानी संघ की विधायिका यानी संसद को डिस्क्राइब किया। संसद क्या होती है, संसद के कितने भाग होते हैं और संसद के बारे में पूरी बेसिक जानकारी दी। उसके बाद हम लोकसभा पढ़ा रहे थे और लोकसभा में हमने जाना कि लोकसभा क्या है, लोकसभा की स्थिति क्या है संसद में और लोकसभा में कितनी सीटें हैं, लोकसभा में कैसे सदस्य चुने जाते हैं और लोकसभा में जो अध्यक्ष होता है, लोकसभा अध्यक्ष, वो कैसे निर्वाचित होता है या नियुक्त होता है और लोकसभा अध्यक्ष के जो भी निर्णय होते हैं, जो भी फंक्शंस होते हैं वो पढ़ाए। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मंत्री परिषद, यानी पार्लियामेंट में जो मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। आज की हेडिंग है मंत्री परिषद यानी मंत्री। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मंत्री क्या होते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश में एक होता है प्रधानमंत्री, उसके बाद उसकी एक कैबिनेट होती है, उसके बाद उनके नीचे और मंत्री होते हैं। तो पूरे सभी मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है। एक बार और सुनिए, प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री, उनको मिलाकर मंत्रिमंडल कहा जाता है। प्रधानमंत्री, उसके कैबिनेट मंत्री और उसके राज्य मंत्री, तो इन सबको मिलाकर मंत्री परिषद कहा जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में प्रधानमंत्री का भी भाग होता है, यानी प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का भाग होता है। इस चीज को जरूर याद रखना, प्रधानमंत्री भी मंत्री परिषद का भाग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मंत्री कैसे बनते हैं उसको देखते हैं। कल एक बच्चे ने ग्रुप में क्वेश्चन डाला था, पता नहीं क्वेश्चन क्या पूछा था, मुझे खुद समझ में नहीं आया। जब मैंने बता दिया यार कि लोकसभा में जो भी सांसद होते हैं, अगर वो अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो अपने अध्यक्ष को देंगे। लोकसभा सांसद अपना रिजाइन अपने अध्यक्ष को देते हैं। भाई उनका जब अध्यक्ष बैठा हुआ है तो राष्ट्रपति को देने क्यों जाएंगे? हद है यार। सांसद रिजाइन लोकसभा अध्यक्ष को देते हैं, राज्यसभा के सांसद राज्यसभा के सभापति को देते हैं। अब मैं मंत्री पढ़ाने जा रहा हूं, मंत्री की कहानी अलग है। आइए देखते हैं। सबसे पहले मंत्री परिषद की बात करते हैं। सबसे पहला है मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। इसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा है ये। इंग्लिश वाली नहीं देखनी है, इंग्लिश वाली अभी हम बाद में बात करेंगे। एक ही मतलब है। ये बोल रहा है मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। ये क्या बोल रहा है भाई? देखिए, इसको हम एक बार डिटेल में पढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है देखिए। सबसे पहले क्या हुआ करता था, हमारे देश में लोकसभा का चुनाव होता था। याद रखना, लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के पास बहुमत होती है उसकी सरकार बनती है। तो लोकसभा के इलेक्शन से देश की सरकार बनती है। उसके बाद स्टेट की बात करें, राज्य की, तो राज्य में विधानसभा होती है जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। तो राज्य विधानसभा के चुनाव से बहुमत प्राप्त दल की राज्य की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री, मंत्री। तो अगर मैं बात करूं संसद में किस हाउस के चुनाव से, किस सदन के चुनाव से देश की सरकार बनती है, तो लोकसभा में बहुमत होना चाहिए। अगर मैं बात करूं राज्य विधानमंडल की, राज्य की, तो विधानसभा में बहुमत होना चाहिए, तब सरकार बनेगी। तो राज्यसभा और विधान परिषद हम बाद में देखेंगे। तो अब हम लोकसभा देश की सरकार और विधानसभा राज्य की सरकार की बात कर रहे हैं। अगर एग्जाम्पल देते हैं लोकसभा, अभी मान लीजिए लोकसभा में इलेक्शन हुआ, लोकसभा में जैसे ही चुनाव हुआ, इलेक्शन हो गया लोकसभा का, और लोकसभा जब इलेक्शन हो गया तो बहुमत प्राप्त दल यानी एक पार्टी के पास बहुमत आ गया। जैसे मान लीजिए बीजेपी के पास बहुमत आ गया। जब बीजेपी के पास बहुमत आ गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत का निर्वाचन आयोग भारत के राष्ट्रपति को इसकी रिपोर्ट देगा, क्योंकि देश का चुनाव है, देश की सरकार बनेगी, तो देश के राष्ट्रपति को इसकी जानकारी देना जरूरी होता है। राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को, जिस पार्टी के पास बहुमत आया है,
बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। इसी तरीके से राज्य में विधानसभा चुनाव होने के बाद जिस पार्टी के पास उस राज्य की विधानसभा में बहुमत आया है, राज्यपाल बहुमत प्राप्त दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को नियुक्त करता है। तो हम लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो देखिए, पहले क्या हुआ करता था, पहले ये व्यवस्था थी कि लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा इलेक्शन जब हो गया तो उसके बाद राष्ट्रपति बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता था और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर मंत्रिपरिषद को। और पहले क्या हुआ करता था कि पार्टी सबको खुश करने के लिए, क्योंकि अगर देखो एक मंत्री पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, एक बंगला दिया जाता है मंत्री को, Z+ सिक्योरिटी दी जाती है मंत्री को, और दुनिया भर का जहाज का इसका वेतन भत्ते आदि आदि बहुत खर्चा होता, करोड़ों रुपए एक मंत्री पर। उसके बाद स्टेट कितने हैं हमारे, 28 राज्य हैं। 28 राज्य में भी तो मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद होगी, उनको भी तो खर्चा होगा। तो हमारे देश का कितना पैसा जाता है इनके ऊपर। सांसद को ज्यादा सुविधाएं नहीं मिलती, सांसद को रूम मिलता है और भी काफी फैसिलिटी मिलती है, लेकिन मंत्रियों को बहुत ज्यादा खर्चा होता है। अब पहले क्या हुआ करता था, चुनाव हुआ, अब पार्टी किस किस को मंत्री बनवाए, तो पार्टी ज्यादातर नाम दे देती थी, कहीं कोई नाराज ना हो जाए और रिजाइन ना दे दे पार्टी से। पार्टी खुश करके रखती थी और राष्ट्रपति को बहुत सारे नाम पहुंचा देती थी। लोकसभा चुनाव हुआ, बहुमत प्राप्त दल आया और राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को नियुक्त किया और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बहुत सारे मंत्री बना दिए। अब मंत्री बना दिए, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, रोड मंत्री, सड़क मंत्री, पंखा मंत्री, कूलर मंत्री, अर्थात आदि आदि इतने तरह के मंत्री बना दिए। अब इतनी तरह के मंत्रालय हो जाते थे तो इतना खर्चा होता था देश का। इसी तरीके से राज्य में था, पार्टी किसी को भी नाराज नहीं करना चाहती थी कि आज मान लीजिए चुनाव हुआ और मंत्री बनाए गए और मान लीजिए कोई SC ST का या किसी जनसंख्या का प्रतिनिधि कर रहा है, कोई विधायक या सांसद, और उसको नहीं बनाया गया, वो नाराज हो गया, तो बाद में दिक्कत कर सकता है, रिजाइन दे देगा, एक सीट कमी तो होगी। तो पहले क्या हुआ करता था, ज्यादातर लोगों को खुश करने के लिए मंत्रिपरिषद बना दिया जाता था, मंत्री बना दिया जाता था, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा खर्चा होता था। लेकिन हुआ क्या, 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 91वां संविधान संशोधन कराया, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने 91वां संविधान संशोधन कराया 2003 में और व्यवस्था चेंज कर दी। और व्यवस्था आई कि मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर मान लीजिए ये लोकसभा है, मान लीजिए ये लोकसभा है, लोकसभा में टोटल सीटें कितनी हैं, टोटल सदस्य कितने हैं, 545, ठीक है। अब मान लीजिए बहुमत कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, 272, बहुमत कितना चाहिए, 272। तो टोटल कितने मंत्री बन सकते हैं, टोटल बन सकते हैं 545 का 15%, यानी करीब करीब 81, 80, 81, इससे ज्यादा मंत्री बन ही नहीं सकते लोकसभा में। लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र सरकार में 81 से ज्यादा मंत्री बन ही नहीं सकते। यह कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब सोचिए इतने सारे मंत्री बन जाते थे, लेकिन 91वें संविधान संशोधन 2003 से व्यवस्था चेंज कर दी गई और कर दिया गया कि मंत्रिपरिषद कुल मंत्रियों के, प्रधानमंत्री और सारे मंत्रियों को मिलाकर, प्रधानमंत्री को भी मिलाकर, मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या कुल जितने टोटल है, भूल मत जाना, कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होगी। तो ये हो गया। इसी तरीके से राज्य में हो गया। राज्य में क्या हुआ, राज्य में विधानसभा होती है और अलग अलग राज्यों की विधानसभा होती है। आइए उदाहरण लेते हैं हम उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अगर बात करें तो 403 सीटें हैं विधानसभा की। सरकार बनाने के लिए जो बहुमत चाहिए वो 50% +1 चाहिए, यानी 202 चाहिए। जिस पार्टी के पास उत्तर प्रदेश विधानसभा में अभी देखिए 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश के, तो 403 सीटें हैं, इतनी सीटों पर चुनाव होगा। तो बहुमत कितना चाहिए सरकार बनाने के लिए, 202 MLA चाहिए।
202 विधायक जिस पार्टी के पास आ गए वही बहुमत प्राप्त दल कहलाएगा। अब 403 सीटों पर चुनाव हुआ, 202 चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कितने मंत्री बन सकते हैं अधिकतम यूपी में, तो कुल कितने हैं 403, कुल का 15%, तो कितना हो गया 60 मंत्री। 60 मंत्री बन सकते हैं अधिकतम मुख्यमंत्री को मिलाकर। आइए मैं उदाहरण देता हूं एक राजस्थान का। राजस्थान में मान लीजिए, राजस्थान में 200 सीट हैं टोटल 200 सीट है राजस्थान की विधानसभा में। तो बहुमत कितने पे मिलेगा, सरकार कितने पे बनेगी, 101 विधायकों पर। अगर मैं यहां पूछूं कि अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं राजस्थान में, तो भैया 200 का 15% निकाल दीजिए, 15 दूनी 30 मंत्री बन सकते हैं। तो सोचिए देश का कितना करोड़ों अरबों रुपया बचा लिए। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने देश का बहुत पैसा बचाया 91वां संविधान संशोधन 2003 करके, जहां इतने मंत्री बनते थे। 200 सीट आ गई, 200 के 200 मंत्री बन गए, 250 सीट आ गई, इतने सारे मंत्री बन गए, अलग अलग विभाग बना दिए गए। उसके बाद 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा सारे विभागों को मर्ज किया गया और व्यवस्था कर दी गई कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से ज्यादा नहीं होगी। सभी बच्चों को समझ में आया? सारे बच्चे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। बिल्कुल, जय हिंद जय हिंद। बिल्कुल, तो सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा प्रश्न आएगा कि मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों के कितना नहीं हो सकती, 15%। किस संविधान संशोधन से किया? 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा। बीजेपी भले ही कितनी भी सीट जीते, उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल का 15% निकाल देना। यही व्यवस्था विधानसभा में स्टेट में कर दी गई। ये एकदम क्लियर हुआ। आइए, लेकिन अगर मैं बात करूं, हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश भी तो हैं और कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। इनमें भी विधानसभा है, सरकार बनती है, जैसे केजरीवाल की सरकार। आइए देखते हैं उदाहरण। तो अगर मैं बात करूं दिल्ली में टोटल सीटें हैं 70। दिल्ली में टोटल सीटें हैं 70, तो बहुमत कितना चाहिए, 50% + 1 यानी 36। जिस पार्टी के पास दिल्ली विधानसभा में 36 सीटें आ गई उसकी सरकार बनेगी। और केजरीवाल सोचो 67 सीट जीत गया था, 3 सीट बची थी, 67 सीट जीत गया था। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ और केजरीवाल 70 की 70 सीट जीत गया, तो मंत्री कितने बन सकते हैं? तो आप बोलोगे 15%। नहीं, इनके लिए है 10%। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों का 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि मान लीजिए ये दिल्ली की विधानसभा है और दिल्ली विधानसभा में टोटल 70 सीटें हैं, तो सरकार कितने पे बनेगी? 36 पे। सरकार 36 पे बनेगी, यानी 36 बहुमत होना चाहिए। जिस पार्टी के पास 36 सदस्य होंगे, 36 विधायक होंगे, उसकी सरकार बनेगी। मान लीजिए केजरीवाल 67 जीत गया, उससे कुछ नहीं है। 70 का 10%, टोटल का 10%, तो कितना हो गया? 7। तो दिल्ली में 7 मंत्री बन सकते हैं, 7 केजरीवाल को मिलाकर। समझ में आया या नहीं आया? यह बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। ये देश का पैसा बचाना और ज्यादा विभाग ना बने, ज्यादा वर्गीकरण ना हो विभागों का, इसकी वजह से व्यवस्था की गई थी। तो अगर प्रश्न आता है कि लोकसभा में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम यानी कुल का 15%। विधानसभा में यानी राज्य विधानसभा में कुल का 15%। अगर यही मैं पूछूं कि केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में के बाद मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो टोटल का 10%। जितनी टोटल सीट है उनका निकाल देना 10%, वहां 15% निकाल दे। यह किस व्यवस्था से तय किया गया, किस संविधान संशोधन से तय किया गया? तो वो था आपका 91वां संविधान संशोधन 2003। तो मुझे लगता है आपको यह कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई इशू नहीं है। अगर नहीं आया है तो आप मेरे ग्रुप में जो है वो डाल देना। और ग्रुप में यार आप डालते हो बैच वाले ग्रुप में,
तो ग्रुप में डालने के बाद सारे बच्चों से कह रहा हूं आप यार आंसर दिया करो उस बच्चे के, जब किसी को नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा। ठीक है, अब मंत्रिपरिषद बन गया तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है और नियुक्त करता है, और मंत्रियों को भी। ध्यान से सुनना, लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव हुआ, राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद नियुक्त की, सारे मंत्री नियुक्त कर दिए प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अब सारी मंत्रिपरिषद नियुक्त हो गई तो उनको शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है, शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। और सांसदों को शपथ कौन दिलाता है? प्रोटेम अध्यक्ष। तो रिजाइन किसको देंगे? मंत्री। मंत्री रिजाइन भी भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, मंत्री त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देते हैं, और सांसद अपने लोकसभा अध्यक्ष को त्याग पत्र देते हैं। बेसिक सी चीज है, इसको समझने के लिए अब गणित लगा रहे हो आप, क्या मतलब है यार? मान लीजिए हमारी क्लास है, हम सांसद हैं सारे, हमारा अध्यक्ष है तो हम अध्यक्ष को ही तो त्याग पत्र देंगे। और मान लीजिए हम थोड़े से मंत्री हैं उनमें, तो मंत्री क्या है? मंत्री किसको देंगे? राष्ट्रपति को। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को त्याग पत्र देती है। अब आप बोलोगे सर ये 15% मंत्री कौन बनेगा? तो पार्टी में जिसका दमखम होगा, यानी पार्टी का पुराना सदस्य, पार्टी का बड़ा ही मतलब विश्वसनीय सदस्य जो होगा और बहुत दिनों से जुड़ा होगा, तो पार्टी उसको तय करेगी इसको गृह मंत्री बनाना, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री। ये हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए इधर। अब देखिए उदाहरण यहां दे रखा है, जैसे मान लीजिए अब वर्तमान की बात करते हैं, तो टोटल सीट लोकसभा में कितनी है? 543, 543, 543 सीटों पर चुनाव हुआ। सरकार कितने पे बनेगी? 50% प्लस 1 यानी 272 पे। इतने चाहिए सरकार बनाने के लिए। और 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो एनडीए के पास 353 सीट आई थी, यानी 272 चाहिए, और बीजेपी के गठबंधन की 353 सीट आ गई। अब 353 में से मंत्री बनाने हैं, किसको बनाएगा? तो टोटल का 543 का 15% निकाला जाएगा, तो कितना? 81। यानी इनमें से जो जीते हुए हैं इनमें से 15% ही बनेंगे। मंत्रिपरिषद की सदस्यों की संख्या कुल का 15% से अधिक नहीं जा सकती। उदाहरण पे यहां दे सकते हो, उत्तर प्रदेश में जब 2017 में चुनाव हुआ था तो 403 सीटों पर चुनाव हुआ था। सरकार कितने पे बनेगी? 202 पर। बीजेपी 325 ले गई, समाजवादी पार्टी 47, बहुजन समाजवादी पार्टी 17। अब कितने मंत्री बन सकते हैं? सोचो, बीजेपी 325 ले गई है, बहुमत इनके पास है, तो टोटल का 15% निकालना है। कहीं आप उनका 15% मत निकाल देना, जीते हुए का, टोटल का। तो कितने बन सकते हैं? 60, यानी 60 मंत्री बन सकते हैं। अब 325 में से 60 को किस किस को बनाएंगे? वो है। अब देखिए, अब बात आती है कि मंत्री कैसे बनते हैं। तो देखिए, मंत्री बनने के लिए, कोई भी मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से एक का सदस्य होना चाहिए। लोकसभा का तो बहुमत होगा, बहुमत प्राप्त दल लोकसभा में होना चाहिए, उसी में से फिर राष्ट्रपति उन्हीं से पूछ के सरकार बनाता है। पर मंत्री बनने के लिए आपको लोकसभा या राज्यसभा एक का सदस्य होना चाहिए। जैसे प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो वाराणसी से सांसद हैं लोकसभा के। अगर मैं बात करूं हमारे मनमोहन सिंह, वो राज्यसभा के सांसद थे असम से। ठीक है, तो कोई भी मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, कोई भी मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से एक का सदस्य होना चाहिए। अगर मान लीजिए लोकसभा में बहुमत आ गया, ध्यान से सुनना, लोकसभा में बीजेपी का बहुमत आ गया, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद नियुक्त करेगा, सरकार बना देगा, शपथ दिला देगा सबको। अब सरकार बन गई, लेकिन उससे पहले राष्ट्रपति ने बीजेपी से पूछा कि ये बताइए किसको प्रधानमंत्री बनाना है। ध्यान से सुनना, लोकसभा में मान लीजिए चुनाव हुआ, आज बहुमत बीजेपी के पास आ गया, राष्ट्रपति ने पूछा कि किसको प्रधानमंत्री बनाना है बताइए पार्टी से। पार्टी ने बोल दिया एक काम करो, हम में से किसी को मत बनाओ, जीते हुए में से एक काम करो, एक जयपुर में एक लड़का रहता है गौरव नाम का, उसकी एज है 35 साल, उसको प्रधानमंत्री बनाना है। अब वो चुनाव भी नहीं लड़ा, ना लोकसभा का सदस्य ना राज्यसभा का, पर बहुमत प्राप्त दल ने सिफारिश कर दी है,
तो राष्ट्रपति गौरव को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। अब प्रधानमंत्री बन गया गौरव, मंत्रिपरिषद बन गई, सरकार बन गई। अब गौरव को, लेकिन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो यह हो सकता है, लेकिन गौरव को 6 महीने के अंदर अंदर एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। 6 महीने के अंदर अंदर उसे एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। तो जैसे कि अगर उदाहरण दें, आपका अरुण जेटली थे। अरुण जेटली जब थे बीजेपी में तो वो वित्त मंत्री थे, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अरुण जेटली अमृतसर से हार गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह से अमृतसर से हार गए थे अरुण जेटली। लेकिन जब राष्ट्रपति ने पूछा प्रधानमंत्री से, लिस्ट मांगी मंत्रियों की, तो उसमें अरुण जेटली का नाम था, वित्त मंत्री। तो राष्ट्रपति ने अरुण जेटली बना दिया, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल ने कह दिया है ना। उसके बाद अरुण जेटली को 6 महीने लगे, 6 महीने मिले कि आप एक सदन की सदस्यता ले लो, तो अरुण जेटली ने ले ली। ऐसे स्मृति ईरानी भी हार गई थी पहले। उसके बाद 6 महीने का टाइम मिला, 6 महीने में एक सदन की सदस्यता ले ली। अब एक सदन की सदस्यता अब एक सदन की सदस्यता कैसे लेगा? क्योंकि राज्यसभा में चुनाव होते रहता है, कभी इस राज्य के 6 साल पूरे हो गए, निकल गए कुछ, हर 2 साल बाद चुनाव होता है, कभी इस स्टेट का कभी इस स्टेट का। तो जहां पर बहुमत होगा पार्टी वहां से उसको चुनाव जिताकर भेज देगी। या फिर वहां चुनाव हुए ही नहीं 6 महीने के अंदर, तो लोकसभा से एक सीट खाली करवाएगी पार्टी, अपने किसी कैंडिडेट्स का कहेगी कि भाई तुम त्यागपत्र दो, और पार्टी के जो मेंबर होते हैं उसको पार्टी की बात माननी पड़ेगी। जब टिकट देती है तो सारी कंडीशन लिखवाती है, तो वो त्यागपत्र देगा, वहां उपचुनाव कराएगी, वहां से अपने कैंडिडेट को उतारेगी, जिता के भेज देगी, बन गया। तो मंत्री बनने के लिए, कोई भी मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री तक, मंत्री बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए, और अगर वह नहीं है तो भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे एक हाउस की मेंबर लेनी पड़ेगी। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यही स्टेट में होता है, यही केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा में होता है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर जवाबदेह होती है। यानी जो मंत्रिपरिषद होती है, यानी पूरा प्रधानमंत्री और उसके सारे मंत्री, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर जवाबदेह होते हैं। उसके बाद राज्य में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक तौर पर जवाबदेह होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि अगर लोकसभा में कोई भी सांसद प्रश्न करता है किसी भी मंत्री से, उस विभाग के मंत्री से, तो उस मंत्री को जवाब देना होगा। जैसे मान लीजिए हमारी सांसद हेमा मालिनी है, ये कोई भी सांसद कर सकता है, बीजेपी का सांसद भी बीजेपी के मंत्री से कर सकता है, कांग्रेस का भी कर सकता है, निर्दलीय भी कर सकता है। मान लीजिए हमारी जो सांसद है हेमा मालिनी है, अब हेमा मालिनी ने रक्षा मंत्री से प्रश्न किया, तो रक्षा मंत्री को जवाब देना होगा। अब प्रश्न भी अलग अलग तरह के होते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री को जवाब देना होगा। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। हेमा मालिनी प्रश्न नहीं कर रही हैं, जिन 25 लाख लोगों ने उनको चुनाव करके भेजा है, वो 25 लाख लोग हिसाब मांग रहे हैं मंत्री से, क्योंकि देश की बागडोर उनके हाथ में, देश का सारा टैक्स उनके पास जा रहा है, देश की सभी शक्तियां उनके पास हैं इस वक्त, तो उनको जवाब देना होगा। जैसे आपके पापा आपको भेजते हैं कि जा बेटा चीनी लेकर आ, आप चीनी लेकर आए, तो पापा हिसाब मांग सकते हैं ना, इतने पैसे दिए थे कहां हैं, तो आपको हिसाब देना होता है। ऐसे ही हमने उनको भेजा है, सारी पावर, सारी शक्तियां, सब पैसा धन सब कुछ उनको दिया है, देश की बागडोर मंत्रियों को दी है। और विभाग को, रक्षा मंत्री रक्षा विभाग को संभाल रहा है, विदेश मंत्री विदेश विभाग को संभाल रहा है, गृह मंत्री गृह विभाग को संभाल रहा है। तो इतने सारे मंत्री विभागों को संभाल रहे हैं, तो विभाग से संबंधित जानकारी मंत्रियों को जवाबदेह होगी। तो लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर, यानी सामूहिक तौर का मतलब है सभी मंत्रियों को जवाबदेह होगा, सभी मंत्रियों को जवाब देना होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? और देखा होगा प्रश्न पूछते हैं, मंत्री जवाब देते हैं, ये है।
तो इसको भूल मत जाना। सीधा 2016 का आप यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा के देखोगे, शायद पहला ही क्वेश्चन था कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होती है। लोकसभा लगा देना, लोकसभा के प्रति। लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठे हैं, जनता हिसाब मांग सकती है इनडायरेक्टली। अब तुम तो मंत्री से हिसाब नहीं मांग सकते, तो हमने अपना एक प्रतिनिधि भेज दिया कि तुम हिसाब मांगो। क्लियर है या नहीं है? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना भाई। तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। अब ऐसा नहीं है कि मंत्री मना कर दे, मैं नहीं दे रहा जवाब, जा क्या करेगा, नहीं, जवाब देना होगा, ये संवैधानिक उपबंध है। उसके बाद मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर, यह व्यक्तिगत है, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति, ओहो ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेह होगी। यानी राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से त्यागपत्र मांग सकता है, सारे मंत्री राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री से जवाब मांग सकता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। तो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के प्रति इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत तौर पर जवाबदेह होती है। इनको जरूर याद रखना, लोकसभा वाला प्रश्न आ जाता है, इनको जवाब देना होगा। तो देखिए, मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदस्य का, मंत्री संसद के दोनों सदनों में से, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, कोई भी हो, ऐसी राज्य में विधानसभा, मंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए। अगर वह किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। याद रखना। तो पूछा जाता है कि कोई भी मंत्री अगर किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो उसे कितने महीने के अंदर एक सदन की सदस्यता लेनी होगी? तो उत्तर है 6 माह। 6 माह के भीतर एक सदन की सदस्यता लेनी होगी। बेसिक सा है। कहां से लेते हैं? ज्यादातर राज्यसभा से जाते हैं वो, जिस विधानसभा में उस पार्टी का बहुमत होता है और वहां से राज्यसभा की एक सीट खाली हो गई तो एमएलए जिताकर भेज देते हैं उस पार्टी की। क्लियर है या नहीं है? आइए देखते हैं। अब हम मंत्रिपरिषद की रैंकिंग पढ़ेंगे और यह भी पूछा जा चुका है स्टेट पीएससी में, शायद यूपी पीएससी में पूछा गया था। पूछा गया कि इनको क्रम वाइज लगाइए, तो मंत्रिपरिषद की रैंक पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछूं सबसे शक्तिशाली मंत्री कौन होता है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सबसे शक्तिशाली, तो याद रखना सबसे शक्तिशाली मंत्री होता है भारत का प्रधानमंत्री। फर्स्ट रैंक होती है। यह मंत्रियों का प्रधान है, ध्यान देना, यह मंत्रियों का प्रधान है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे होते हैं कैबिनेट मंत्री, यानी गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, जिनके पास देश के बड़े बड़े विभाग हैं, उनको बोलते हैं कैबिनेट मंत्री। इन दोनों को मिलाकर मंत्रिमंडल बोला जाता है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री बड़े बड़े होते हैं। अगर मैं कैबिनेट मंत्री की बात करूं तो आपको इनके जो डिपार्टमेंट के कार्य हैं वो पता होगा। जैसे गृह मंत्रालय का काम होता है देश की आंतरिक सुरक्षा को देखना, देश की इंटरनल सिक्योरिटी को देखना। गृह मंत्रालय के पास होती है बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी, और ये जितने भी अर्धसैनिक बल हैं ये गृह मंत्रालय के पास होते हैं। कहीं भी देश में दंगा हो जाए अंदर, आतंकवादी आ जाए अंदर, एनएसजीबी, तो गृह मंत्रालय देखता है उसको। देश की आंतरिक सुरक्षा का जिम्मा गृह मंत्रालय का होता है। रक्षा मंत्रालय में 3 आती हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनका काम होता है देश की बाहरी सुरक्षा करना, देश से बाहरी सुरक्षा करना। पाकिस्तान आक्रमण कर दे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी जाएंगे। चीन आक्रमण कर दे, ये जाएंगे। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक यही करते हैं। वित्त विभाग वित्त देखता है, रेल विभाग रेल देखता है। तो प्रधानमंत्री के नीचे कैबिनेट होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ये दूसरी रैंक होती है। उसके बाद अब एक कैबिनेट मंत्री क्या पूरे विभाग को देख सकता है? क्या रक्षा मंत्री पूरे रक्षा विभाग को देख सकता है? भाई इतना बड़ा विभाग है। तो उसके नीचे एक मंत्री दिया जाता है जिसको बोलते हैं राज्य मंत्री। स्टेट का नहीं होता, केंद्र का ही होता है। पहली बात याद रखना, राज्य मंत्री राज्य का नहीं होता, केंद्र का होता है। उसको बोलेंगे रक्षा राज्य मंत्री। गृह मंत्रालय के नीचे एक मंत्री दिया जाएगा, उसको बोलेंगे गृह राज्य मंत्री। एक होता है स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य राज्य मंत्री। रेल मंत्री, रेल राज्य मंत्री। मान लीजिए अब
सारे विभाग को रेल मंत्री देख रहा है, लेकिन उसके वर्कलोड को कम करने के लिए राज्य मंत्री होता है। मान लीजिए ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, जबरदस्त एक्सीडेंट हो गया, तो तुरंत रेल राज्य मंत्री जाएगा मौके पर, वो मीडिया को जवाब देगा कितने लोग मारे गए, कितने लोग महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, उनको हॉस्पिटल में कैसे भेजा गया, क्या क्या व्यवस्था की। रेल राज्य मंत्री संसद में जवाब देगा रेल मंत्री। तो सपोर्ट के लिए राज्य मंत्री होते हैं, हर विभाग का एक राज्य मंत्री होता है, कई बार दो भी हो जाते हैं। तो तीसरी रैंक होती है राज्य मंत्रियों की। क्लियर है यहां तक? प्रधानमंत्री, उसके नीचे कैबिनेट मंत्री, उनके वर्कलोड को, कार्य को कम करने के लिए स्टेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। अब कुछ होते हैं स्वतंत्र प्रभार मंत्री, उनके पास कोई प्रभार नहीं होता, पर वो मंत्री होते हैं, शपथ दिलाई जाती है। अब वो क्या कर दिया जाते हैं, अटैच किए जाते हैं। मान लीजिए गृह मंत्रालय पर ज्यादा वर्कलोड है, तो गृह राज्य मंत्री होगा, एक और गृह राज्य मंत्री बना दिया जाएगा। किसमें से? स्वतंत्र प्रभार मंत्री में से। अब मान लीजिए ज्यादा वर्कलोड रक्षा मंत्रालय में है, तो उसको शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है इस मंत्रालय से। तो स्वतंत्र होते हैं पर वो मंत्री होते हैं। तो वर्कलोड को कम करने के इनकी होती है चौथी रैंक। ठीक है? और इन सारे मंत्रियों को मिलाकर, प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्रियों को मिलाकर, इसको बोलते हैं मंत्री परिषद। टोटल मंत्रियों को मिलाकर मंत्री परिषद। और ये कुल जितने सदस्य हैं लोकसभा में, उनका 15% से अधिक नहीं हो सकती। ऐसे ही विधानसभा में कुल जितने सदस्य हैं उनसे 15% से ज्यादा नहीं हो सकते मुख्यमंत्री और उसकी मंत्री परिषद। ठीक है? उसके बाद अब छोड़ दीजिए, अब मैं आपको एक और बता देता हूं, संविधान में नहीं है वो। एक होती है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट प्रधानमंत्री को कोई भी सीक्रेट मीटिंग बुलानी है और देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, देश की आंतरिक या बाहरी सुरक्षा से जुड़ा हुआ, एकता अखंडता से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आ गया और प्रधानमंत्री को तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी है, जिसमें प्रधानमंत्री अपने खास लोगों को बुलाएगा और अपने भाई को भी बुला सकता है। ऐसा नहीं मंत्रियों को, अपने भाई को, आपको भी बुला सकता है अगर आप बहुत खास हो। तो खास लोगों को, 7-8 लोगों की एक मीटिंग होती है, उसको बोलते हैं किचन कैबिनेट। जब वो मीटिंग होगी उस वक्त परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। और ये स्थायी कार्यपालिका होती है, सॉरी, ये वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है, याद रखना। जैसे राष्ट्रपति होता है, वो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति यही, पर वो नाम मात्र के लिए होता है। वास्तविक कौन होता है? मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री उसकी मंत्री परिषद। ठीक है, ये हो गया। इसमें एक पद और होता है जिसको बोलते हैं कैबिनेट सचिव। हालांकि ये अलग है, ये तो मंत्री हो गए, ये वो प्रशासन का होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का। वो आईएएस होता है, देश का सीनियर मोस्ट आईएएस, उसको बोलते हैं कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव, ये कैबिनेट सचिव जितने भी आईएएस हैं, सबसे ज्यादा प्रमोशन होते होते कैबिनेट का सचिव होता है। जैसे हर मंत्रालय में सचिव होता है, रेल सचिव, गृह सचिव, रक्षा सचिव, वित्त सचिव, सारे सचिवों के ऊपर एक सचिव होता है कैबिनेट सचिव। वो भारत में जितने भी सरकारी पद हैं, सरकारी नौकरी जो स्थायी, वो सबसे ऊंचा पद है और वो स्थायी कार्यपालिका का अध्यक्ष है। स्थायी तो है ये, मंत्री तो कब लोकसभा भंग हुई, मंत्री परिषद भंग हो जाएगी। वो अस्थायी कार्यपालिका है। स्थायी कार्यपालिका कौन है? कैबिनेट सचिव, या फिर जितने भी कैबिनेट के, या फिर जितने भी सचिव हैं, या जितने भी प्रशासन है, या फिर जितनी भी सिविल सेवाएं, लेकिन सबसे ऊपर है कैबिनेट सचिव। अगर पूछा जाए सरकारी नौकरियों में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है, तो वो होता है कैबिनेट सचिव का। और ये स्थायी कार्यपालिका है, जिसको या तो कैबिनेट सचिव आएगा ऑप्शन में, या सिविल सेवा आएगा, सिविल सेवा भी लगा सकते हो। ठीक है, उसके बाद लोकसभा में एक पद होता है जिसको बोलते हैं लोकसभा का नेता। वो हमेशा प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा का नेता प्रधानमंत्री, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रधानमंत्री। लोकसभा में जिस पार्टी के पास सबसे ज्यादा सीट है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है प्रधानमंत्री, तो वही लोकसभा का नेता कहलाता है। ठीक है, लेकिन यह भी प्रश्न आ चुका है पीएससी में कि इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो राज्यसभा का सदस्य होते हुए लोकसभा का नेता बन सकता है, बनता नहीं, बन सकता है। तो प्रधानमंत्री। कई बार क्या होता है, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे या नहीं?
मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे लेकिन लोकसभा के नेता थे, क्योंकि लोकसभा में बहुमत उनके पास था, लोकसभा के बहुमत ने उनको अपना नेता चुना था। लेकिन सदस्य कहां किसके थे? वो राज्यसभा के। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। अब कौन है लोकसभा का नेता? नरेंद्र मोदी। क्लियर है ये या नहीं है? अगर नरेंद्र मोदी राज्यसभा के सांसद होते तो भी लोकसभा के नेता होते, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल ने उनको प्रधानमंत्री बनवाया है। उसके बाद दूसरा पद, एक तो हो गया लोकसभा का नेता, एक होता नेता विपक्ष, एक होता लीडर ऑफ अपोजिशन। नेता और नेता विपक्ष। नेता विपक्ष बनने के लिए लोकसभा में टोटल का 1/10 सीट होनी चाहिए। तो टोटल कितने हैं? 545। 545 का गुणा 1/10 कर दीजिए, कितने हो गए? 55। यानी लोकसभा में 55 सदस्य होने चाहिए दूसरे नंबर की पार्टी के पास, उसका नेता विपक्ष बनेगा। समझ में आया या नहीं आया? अगर 55 से कम है दूसरे नंबर की पार्टी के पास तो विपक्ष हमारा बहुत कमजोर कहा जाएगा, विपक्ष है ही नहीं, नेता विपक्ष है ही नहीं। तो लीडर ऑफ अपोजिशन, यह भी प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही है। तो कूट आएंगे, कई सारे ऑप्शन आएंगे, इनमें से कौन सा कूट सही है। तो उसमें आ जाएगा कि नेता विपक्ष बनने के लिए कुल सदस्यों का 1/10, 1/5, तो आंसर है 1/10, 55 सीट होनी चाहिए। और बहुमत प्राप्त दल का नेता तो प्रधानमंत्री होता ही है। ठीक है। उसके बाद देखिए कैबिनेट सचिव के बारे में बताया। कैबिनेट सचिव स्थायी कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है एवं सरकारी नौकरियों में सर्वोच्च होता है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था। तो मुझे आशा है एकदम आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, डिटेल में समझ में आया होगा। बहुत बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी कीजिए, क्योंकि नेट खत्म होने वाला है और नेट खत्म हो गया तो क्लास भी बंद हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। और शशांक आईएएस एप्लीकेशन पर हमारा बैच चल रहा है, जरूर बैच ज्वाइन करें। और बैच ज्वाइन करने के बाद आप वहां से पढ़ सकते हैं। केवल 799 फीस है पॉलिटी की, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अखंड भारत।